गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, और मेरी तरफ से सबको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखो, हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 2.2 स्टार्ट की थी और रिलेशन के बारे में, है ना, और उसके प्रांत और परिसर यानी रेंज और डोमेन के बारे में समझाया था। अब देखो, एक सवाल है फोर्थ हमारा कि ये एक आलेख दे रखा है, हमें बताया गया है कि ये आलेख है जहाँ 5 का 3 से संबंध है ना, 6 का 4 से और 7 का 5 से, ये संबंध दे रखा है। तो संबंध हमारा है P से Q पर, P से Q पर, यानी P हमारा प्रांत है ना, और Q हमारा सह प्रांत है, सह प्रांत। अगर मैं बात करूं तो परिसर भी क्या है इसके 3, 4, 5। तो हमसे पूछा गया है कि इसके प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए, है ना। और एक चीज पूछी गई है इसमें कि हमें समुच्चय निर्माण रूप में इसे लिख के दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहला लिखते हैं हम इसमें समुच्चय निर्माण रूप। तो ध्यान से देखो, समुच्चय निर्माण रूप कैसे लिखेंगे। तो पहला है इसका समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप। तो देखो, समुच्चय निर्माण रूप में क्या करते हैं कि R को जब लिखते हैं, है ना, तो फिर क्रमित युग्म से डिनोट कर देते हैं, है ना। जहां अब ये क्रमित युग्म जो मैंने लिखा है x और y, यानी x का संबंध किससे, हमेशा y से। इसका मतलब ये जो y हमें प्राप्त होने वाला है वो कैसे प्राप्त हो रहा है, x से, x के, है ना, x के रूप में। तो देखो, x y यानी x का संबंध y से है। कब है? जब y बराबर, देखो 5 का 3 से है। इसका मतलब अगर मेरा x 5 है तो y कितना प्राप्त हो रहा है, 3। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा y हमेशा x में से 2 को घटा के प्राप्त किया जा रहा है। देखो, 6 में से 2 घटेगा तो 4 आएगा, 7 में से 2 घटेगा तो 5 आएगा। स्पष्ट रूप से हमें यह दिखाई दे रहा है कि अगर मैं प्रांत के बिंदुओं में से 2 घटाऊं तो मुझे परिसर में उसका क्या मिल रहा है, देखो प्रतिबिंब मिल रहा है। जब देखो 5 का ये क्या कहलाता है, प्रतिबिंब, ठीक है। 5 ये कहें कि 5 का संबंध 3 से है या 5 का प्रतिबिंब 3 है, एक ही बात। प्रतिबिंब मतलब एक तरह से ये कहें कि जैसा आईने में चित्र नहीं देखते अपना, है ना, तो वो प्रतिबिंब हो गया। तो ये 5 का प्रतिबिंब है 3, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ऐसे 5 का संबंध है 3 से, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो यानी कि हमें जो x मिल रहा है वो हमेशा, ठीक है, उसमें से 2 घटा के y प्राप्त हो रहा है। अब अगर मैं x 10 ले लूँ तो 10 में से 2 गए 8 मिलना चाहिए, लेकिन x तो 10 है ही नहीं। तो यहाँ x की कंडीशन और लिखनी पड़ेगी, x कहाँ से कहाँ तक है। तो देखो, x का मान है 5, 6, 7। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ जहाँ x, है ना, 5 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 7, कि 5 या 5 से बड़ा है, 7 या 7 से छोटा है। और x हमेशा क्या है, एक प्राकृत संख्या, x बिलोंग्स टू n। अब 5 से बड़ा 5.5 नहीं ले सकते, ठीक है। यहाँ मैंने कंडीशन क्या लगाई है कि 5 से बड़ा होना चाहिए x। अब 5 से बड़ा तो क्या होता है, 5.5। लेकिन अगर मैंने यहाँ n लिख दिया तो n यानी प्राकृत संख्या, तो अब 5.5 नहीं ले सकते। क्या ले सकते हैं, केवल 5, 6, 7। तो 5, 6, 7 लेके चलेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा जो ऊपर प्रति चित्रण दे रखा है हमें, ठीक है, आरेख दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो R मैंने लिखा है ये इसका समुच्चय निर्माण रूप हो गया, है ना। और अगर मैं R का रोस्टर रूप लिखूं तो देखो, इसमें रोस्टर रूप और पूछा है, तो R का रोस्टर रूप हो जाएगा R। देखो किसका किससे संबंध है, यानी हमें हमेशा क्रमित युग्म लिखने हैं अब रोस्टर रूप में। तो ये हमने पहली प्रश्नावली में पढ़ ही लिया था, रोस्टर रूप क्या होता है और समुच्चय निर्माण रूप क्या होते हैं, ठीक है। तो 5 का किससे संबंध है, 3 से, तो 5,3 आएगा। फिर 6 का किससे है, 4 से, तो 6,4। और 7 किससे है, 5 से संबंधित। तो देखो 3 अवयव हमें प्राप्त हो गए। ये हमारा क्या कहलाएगा, रोस्टर रूप कहलाएगा, ठीक है। अगर मैं रोस्टर रूप में प्रांत पूछूं तो प्रांत हो जाएंगे इसके 5, 6, 7। ये पहले पहले अवयव, है ना, क्रमित युग्म के प्रांत कहलाते हैं, और ये समुच्चय होता है, इसलिए मैंने इसे मजले ब्रैकेट में लिखा है। नेक्स्ट, अगर मैं इसका परिसर लिखूं तो परिसर आएगा इसका 3, 4 और 5। अगर मैं इसका सह प्रांत लिखूं तो सह प्रांत भी क्या आएगा इसका, 3, 4, 5, 3, 4, 5, क्योंकि मुझे पता है परिसर हमेशा सह प्रांत का सबसेट होता है या उसके बराबर होता है। तो ये फोर्थ क्वेश्चन था, इजीली, बस ये थोड़ा सा समझना जरूरी था कि जब मैं इसे रोस्टर रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में लिखूंगा तो x और y यानी एक क्रमित युग्म से व्यक्त करूंगा सारे अवयवों को, है ना। वहाँ देखो, हमने समुच्चय निर्माण रूप जब समुच्चय में पढ़ा था तो लिखा था x, जहाँ x की कंडीशन लिख देते थे, है ना। यहाँ कैसे करना है, यहाँ x की जगह पर क्रमित युग्म आएगा x और y, ठीक है। और फिर उसके बाद वो कंडीशन लिखनी है जिससे हमें अवयव प्राप्त यानी संबंध प्राप्त हो रहे हैं जिससे जिसमें। तो y बराबर क्या हो गया, x-2,
ठीक है, तो ये रटना नहीं है, ये सवाल के ऊपर निर्भर करेगा कि किस तरह का सवाल है और क्या उससे संबंधित है, तो वो आपको देख के समझ में आएगा कि क्या सवाल कह रहा है। ठीक है, चलो तो अब हम 5वां सवाल देखते हैं इसका। पांचवा सवाल है, मान लीजिए कि a बराबर दे रखा है आपको, a बराबर है ना 1 2 3 4 और 6, देखो 5 नहीं है इसमें। ठीक है, r दे रखा है a पर, यानी r जो दे रखा है वो a से a पर ही परिभाषित एक संबंध है, जहां a b और हमें दे रखा है ए बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, संख्या a संख्या b को यथावत विभाजित करती है ना, क्या लिखा हुआ है, संख्या a संख्या b को यथावत विभाजित करती है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, आर का रोस्टर रूप, आर का प्रांत और आर का परिसर। अब रोस्टर रूप लिखना है। ठीक है, तो रोस्टर रूप लिखना है। हाँ, तो एक बार इस सवाल को दोबारा से देखो, है ना, कि ए की वैल्यू दे रखी है 1 2 3 4 और 6, 5 नहीं दे रखी, नंबर 1 बात। दूसरी, आर दे रखा है संबंध की ए बी, ए और बी मतलब हमारे क्रमित युग्म के पहले और दूसरे अवयव हैं। उसने कहा है कि दोनों अवयव ए में से लेके चलने हैं और ऐसे लेके चलने हैं कि संख्या ए संख्या बी को यथावत यानी पूर्ण विभाजित करें। ठीक है, संख्या ए संख्या बी को पूर्ण रूप से विभाजित करें। चलो, तो मुझे पहली संख्या ले ली मैंने, आर का रोस्टर रूप लिखते हैं। तो रोस्टर रूप देखो कैसे लिखेंगे, रोस्टर रूप, तो आर बराबर लिखेंगे, मैंने इसमें से एक संख्या ले ली 1 और फिर दोबारा से 1 ले ली, तो 1 1 को पूर्ण तरह से विभाजित करता है। ठीक है, 1 2 को भी करता है। अच्छा, 1 तो पूरे सबको, है ना, किसी भी नंबर को ले लो आप, सबको पूर्ण रूप से विभाजित करता है। तो 1 1 को भी करता है, 1 2 को भी करता है, 1 3 को भी करता है और 1 4 को भी करता है ना, और 1 6 को भी करता है। अच्छा, मुझे इस आर में वो क्रमित युग्म लिखने हैं, जहां ए बी को पूर्ण रूप से विभाजित करे, बी बटे ए करेंगे तो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो ए बी, है ना, तो कहने का मतलब है वो सारी संख्याएं इस आर में लिखनी है जब ए बी को पूर्ण रूप से विभाजित करे। यहां हमें पूर्ण रूप से एक विभाजित संख्या आनी चाहिए, वो सारे के सारे किस में लिखे जाने हैं, आर में लिखे जाने हैं। ठीक है, तो मैं आर में वही अवयव लिख रहा हूं, देखो 1 1 1 2 1 3 1 4 और 1 6। अब 2 से बात करूं मैं, तो 2 किसको विभाजित करता है भाई, 2 करता है 2 को, है ना, खुद को तो करेगा ही, और 2 किसको करेगा, 4 को, और 2 किसको करेगा, 6 को। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, और 2 हो गया, 3 बताओ किसको करेगा, 3 को करेगा, वेरी गुड, और 3 किसको करेगा, 4 को थोड़ी करेगा, 6 को करेगा। ठीक है, आगे बात समझ में। चल, फिर 4 किसको करेगा, 4 को, और 4 6 को तो कर ही नहीं सकता। ठीक है, चल, अब लास्ट किसको, कौन, 6 को विभाजित करेगा। तो इसमें जितने भी आपके अवयव आए हैं ये सब क्या कहलाएंगे, इस समुच्चय या फिर ये कहें कि संबंध आर के अवयव कहलाएंगे। ठीक है, अब उसने पूछा कि आप इसका प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। चलो, तो देखो प्रांत ज्ञात करते हैं इसका। तो प्रांत क्या आएगा, पहले अवयव 1 पहला अवयव है, 2 है ना, 1 2 और फिर उसके बाद 3 4 और 6, 3 4 और 6 मतलब कि ए इसका प्रांत होगा। अच्छा, मैं परिसर की बात करूं तो परिसर में देखो क्या क्या आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया और 6 आ गया, यानी वापस से ए आ गया। तो मुझे इसके प्रांत और परिसर दोनों क्या दिखाई दिए हैं, ए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि 5वें सवाल में ए दे रखा है, आर भी दे रखा है, बस हमें इसका रोस्टर रूप लिखना है, फिर इसका प्रांत और परिसर लिख के दिखा देना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, छठा। और छठा क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, देखो छठा क्वेश्चन दे रखा है हमें कि आर दे रखा है एक, है ना, परिभाषित संबंध आर का प्रांत और परिसर ज्ञात करना है बस। तो सिंपल सा सवाल है ना, 2 लाइन का ही। देखो इधर ध्यान से एक बार,
देखो दे रखा है हमें छठे सवाल में कि आर जो एक संबंध है वो दे रखा है एक्स और एक्स प्लस 5। ये क्रमित युग्म बना दिया मैंने एक्स और एक्स प्लस 5 का, जहां एक्स इज बिलोंग्स टू 0 1 2 3 है ना, और 4 और 5। ये दे रखा है हमें एक्स इज बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5। अब देखो अगर ये 0 1 2 3 4 5 ना देके इसे ए मान लेता और एक्स बिलोंग्स टू ए कर देता, ठीक है, तो सवाल लिखने का तरीका हो जाता है बस, ठीक है ना। तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होगी आपकी, है ना। तो ये आपको सवाल दे रखा है, हमें आर का प्रांत और परिसर लिखना है। चल तो देखो यहाँ y की जगह देखो क्या दे रखा है x प्लस 5। तो अगर मैं 0 लेके चलता हूँ तो 0 का संबंध किससे हो जाएगा 5 से। तो रोस्टर रूप देखते हैं पहले इसका क्या आएगा, रोस्टर रूप। तो रोस्टर रूप आर का आएगा, अगर मैं x की जगह क्या रख लूँ 0, तो फिर क्या आएगा 0 का 5 से संबंध हो जाएगा। अगर मैं x की जगह 1 रख लूँ तो 1 प्लस 5 6 हो जाएगा। तो 1 का संबंध किससे हो जाएगा 6 से, समझ में आ रहा है। अगर मैं 2 रख लूँ तो 2 प्लस 5 7 हो जाना है। 3 रख लूँ तो फिर 5 और 3 8 हो जाना है। 4 रख लूँ तो फिर 5 और 4 9 हो जाना है, ठीक है। अच्छा, पर x की वैल्यू है ना 0 1 2 3 4 5 रखना है, और x और y अगर जो अब सवाल देखो ना आप ध्यान से, तो x और y की जो वैल्यू दे रखी है ना, और द्वारा परिभाषित संबंध और का प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए, ठीक है, ठीक है भाई, है ना। 4 का 9 से दे रखा है, 5 का 10 से दे रखा है, 10 से हो गया, ठीक है। मैं इस कंफ्यूजन में हो गया कि अगर हमें ये दे रखा होता कि x और y, ये तो दे रखा है x, ठीक है, और अगर हमें दूसरा वाला बिंदु x प्लस 5 ये देता कि भाई चलो इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, या फिर ये देखो 10 गए ना, 9 10 8 9 10, तो वो इस समुच्चय में नहीं दे रखे, पर हमें तो समुच्चय तो n प्राकर क्या दे रखा है, फिर वास्तविक संख्याएं दे रखी है, ठीक है। तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आ रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके उनके ऊपर परिभाषित है और x की वैल्यू ये कंडीशन में दे रखी है। तो आप 10 तक कहीं तक भी जितने भी मान आए आप यूज कर सकते हो उसे। तो ये रोस्टर रूप हो गया। अगर मैं इसका प्रांत लिखूं तो पहले अभी उसके प्रांत कहलाएंगे। प्रांत होगा 0 1 2 3 4 और 5, तो ये प्रांत हो गया अपना। फिर परिसर की बात करें तो हमें जो जो अवयव प्राप्त हुए यानी सेकंड अवयव वो सब कहलाएंगे 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब मैंने अभी कहा ना कि ये वास्तविक संख्याओं में से है, इसलिए अगर मुझे इसका सहप्रांत पूछता तो मैं वास्तविक संख्याएं लिख देता। फिर इसका क्या लिख देता, वास्तविक संख्याएं, ये याद रखना। इसका अगर सहप्रांत पूछता तो सहप्रांत, पर पूछा नहीं है क्योंकि उसने लिखा हुआ नहीं। तो आर क्या है हमारा, वास्तविक फलन, वास्तविक संबंध है, ठीक है, वास्तविक रेखाओं से वास्तविक रेखाओं पर ही परिभाषित है, जहां एक्स की कंडीशन हमें दे रखी है बस। तो ये सिंपल सा सवाल था, ठीक है। अब इसके बाद 7वां सवाल देखो, इसे हम फिनिश कर लेंगे, फिर उसके बाद फलन पढ़ेंगे, फंक्शन। तो फंक्शन भी इम्पॉर्टेंट है, आपके 12वीं क्लास में भी काम आएगा, है ना। एनसीईआरटी आपकी अगली साल 12वीं क्लास में एनसीईआरटी लागू हो जाएगी, जैसे 11वीं में एनसीईआरटी हो गई, है ना। तो उसमें आपको बहुत उपयोग में आएगी फंक्शन, इसलिए इसके बाद फंक्शन जो पढ़ेंगे वो ध्यान से पढ़ लेना। 7वां है हमारा सवाल कि संबंध आर दे रखा है, वापस से आर दे रखा है एक्स और एक्स क्यूब, ठीक है, और ये लिखा हुआ है कि संख्या x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। तो संख्या x 10 से कम एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो 10 से कम दे रखी है एक अभाज्य संख्या। तो देखो 10 से कम एक अभाज्य संख्या है, इसे रोस्टर रूप में लिख के दिखाना है। किसके रूप में लिख के दिखाना है, रोस्टर रूप में, ठीक है। चलो अब बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की। 10 से कम कौन कौन सी अभाज्य संख्या है, मैं x बराबर लिख के देता हूं, ठीक है। अब सुनो वापस से, ये वास्तविक फलन ही है ना, वापस से संबंध देखें तो अच्छा, संबंध दे रखा है x और x क्यूब, यानी x का x क्यूब से संबंध, और x क्या है 10 से कम एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनमें खुद का भाग जाए और एक का भाग जाए, बस केवल, ठीक है। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो 2 होती है। 2 एक ऐसी सम अभाज्य संख्या है अकेली, जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो 2 के साथ में 3 भी अभाज्य है, ठीक है, क्योंकि 3 में 3 का भाग जाता है और 1 का जाता है, इसके अलावा किसी का नहीं जाता, ठीक है। इसके फैक्टर नहीं कर सकते, कुल मिला के बात यह है, ठीक है। जिस
संख्या के फैक्टर हो सके, 2 से ज़्यादा फैक्टर मिल जाए वो कहलाती है भाज्य, और जहाँ 2 मिल जाए वो अभाज्य, और जहाँ 2 से कम मिले वो ना भाज्य होती है ना अभाज्य होती है। इसीलिए एक जो संख्या है ना वो अभाज्य और भाज्य नहीं होती। ये जो मैंने अभी अभी बताया है उसे ध्यान रखना। तो 2 3 हो गया, 4 नहीं हो सकती, 5 होती है, ठीक है। 5 के बाद 7 होती है, 7 के बाद कौन सी होती है 11, लेकिन हमें तो 10 से कम चाहिए, इसका मतलब 7 तक रह जानी है हमारी, 2 3 5 और 7। ये आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो तो अब इसका संबंध देखें। आर को संबंध जब मैं रोस्टर रूप में लिखूंगा तो 2 का संबंध किससे होगा 2 क्यूब से, ठीक है। और 3 का संबंध 3 क्यूब से हो जाएगा। फिर ये ऐसा ही तो लिखा हुआ है। 5 का संबंध किससे हो जाएगा 5 क्यूब से, और 7 का संबंध किससे हो जाएगा 7 के क्यूब से। चलो तो अब मुझे 2 का क्यूब बताना है एक बार, कितना हो गया। हाँ 2 का क्यूब कितना होता है 2 दूनी 4 दूनी 8। चलो 2 का 8, 3 का 3 3 9 27, ठीक है। 5 का 25 पंजे 125, ठीक है। चलो और लास्ट में अगर मैं 7 का निकालूँ तो 7 7 49, 49 इंटू में 7 करेंगे तो 343। तो 7 का कितना हो जाएगा 343, ठीक है। तो अब ये आपका आ गया रोस्टर रूप। इसके अलावा कुछ पूछा ही नहीं इसमें, रोस्टर रूप पूछा है वो लिख दिया, ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन देखो आप, इसी का ही 8वां सवाल कराते हैं। देखो इसका 8वां सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है और ये दे रखा है कि मान लीजिए कि a बराबर दे रखा है एक्स वाई जेड, ठीक है, और b बराबर दे रखा है 1 और 2। फिर a से b के संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलो कितने संबंध परिभाषित होंगे इसके बारे में पूछा गया है। देखो सवाल सिंपल सा है। तो मैं अगर नंबर ऑफ a की बात करूं, है ना, तो a में कितने अवयव हैं 3, और नंबर ऑफ b में बात करूं तो कितने अवयव होंगे भाई 2। समझ में आ रही है बात क्या कह रहा हूं, ठीक है। तो नंबर ऑफ a निकाल लिया, नंबर ऑफ b निकाल लिया। चलो अब अगर मैं नंबर ऑफ a क्रॉस b निकालूं तो कितने आएंगे भाई a क्रॉस b, तो नंबर ऑफ a क्रॉस b आएंगे 3 इंटू में 2, मतलब कि 6। बोलो समझ में आया नहीं आया, सबके आ गया समझ में कि नंबर ऑफ a क्रॉस b निकाल लिया। अच्छा हमसे पूछा क्या है सवाल में पूछा गया है कि इसके कितने जितने भी संबंध बनेंगे उनकी संख्या पूछी गई है, ठीक है। तो संबंधों की संख्या पूछी गई है, a से b में संबंधों की संख्या। तो a से b में संबंधों की संख्या कितनी होगी, संबंधों की संख्या। वैसे संबंधों की संख्या होती है 2 की पावर n। कैसे 2 की पावर n कब होती है, जब देखो 2 की पावर n से हम उपसमुच्चय लिखते हैं। तो मैंने क्या कहा था a क्रॉस b का प्रत्येक उपसमुच्चय एक संबंध कहलाता है, एक संबंध को दर्शाता है जिसमें फाई और खुद भी शामिल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने इसके उपसमुच्चय बनेंगे उतने ही संबंधों की संख्या होगी। तो संबंधों की संख्या बराबर इसमें इसके उपसमुच्चयों की संख्या। उपसमुच्चयों की संख्या को किससे व्यक्त करते हैं 2 की पावर n से। तो इसका मतलब 2 और n मतलब a क्रॉस b में अवयवों की संख्या। तो अब a क्रॉस b में अवयवों की संख्या कितनी है 6, ठीक है। आप चाहें तो m लिख लें यहाँ, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ n यहाँ यूज कर रखा है मैं, तो 2 की पावर m क्या है हमारा a क्रॉस b में अवयवों की संख्या। तो आपके समझ में आ गई होगी 2 की पावर 6। तो 2 की पावर 6 ही इसके संबंध बनेंगे, ठीक है। चलो और 2 की पावर 6 होता कितना है 64। तो आप चाहें तो हाँ 64 भी लिख सकते हैं, ठीक है, अगर चाहें तो, वरना 2 की पावर 6 भी आंसर, ठीक है। समझ में आ गया। चलो इसे सॉल्व करके लिख दिया। अच्छा इसका लास्ट सवाल करते हैं हम, नवा क्वेश्चन। और देखो एक बार इसका, तो ये छोटा सा सवाल था एक, लेकिन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको जो संबंध है उसकी संख्या निकालना आ गया कि संबंधों की संख्या कैसे निकालेंगे। वैसे मैंने जब पढ़ाया था, जब आपको समझा दिया था। तो देखो नवा क्वेश्चन देखो एक बार क्या कह रहा है। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए कि r z पर, ठीक है, z क्या होता है पता है आपको, इंटीजर्स होते हैं z, ठीक है। r बराबर दे रखा है हमें a, b, जहां a b बिलोंग्स टू z दे रखा है, ठीक है। और लिखा हुआ है कि a माइनस b एक पूर्णांक है। तो a माइनस b एक पूर्णांक है,
a माइनस बी एक पूर्णांक है, ये लिखा हुआ है पूर्णांक है। चल अब सवाल में क्या पूछ रहा है, सवाल में पूछ रहा है कि r का प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। चलो तो प्रांत और परिसर ज्ञात करते हैं। r का प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। r का प्रांत और परिसर ज्ञात करना है जहां a b बिलोंग्स टू z दे रखा है। तो r देखो एक बार, z पता है क्या होती है, इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब माइनस और प्लस की, यानी पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। तो पूर्णांक संख्याएं हमारी इंटीजर से होती है। अब r बराबर दे रखा है हमें ए बी, ठीक है, और ये लिखा हुआ है कि a माइनस बी, है ना, एक पूर्णांक हो, एक वापस से पूर्णांक हो। तो पूर्णांक मैंने कहा ना z। तो देखो अगर मैं दो संख्याओं को, है ना, a b बिलोंग्स टू z, अगर मैं दो संख्याएं किस में से ले रहा हूं, z में से, तो हमेशा सदैव, ठीक है, प्रत्येक a b बिलोंग्स टू z के लिए सदैव क्या a माइनस बी भी z में उपस्थित होगा। देखो अगर मैं दो पूर्णांकों को आपस में घटाऊं तो एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। समझ में आ रही है? कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे काल्पनिक संख्या मिल जाए या फिर ये कहें कि रूट में कोई संख्या मिल जाए, ठीक है। तो ऐसी कोई संख्या नहीं मिलेगी आपको। हमेशा देखो 2 में से 3 घटाओ, 3 में से 2 घटाओ, हमेशा एक पूर्णांक आएगा। जो भी आएगा वो एक पूर्णांक आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा प्रांत में जब लिखूंगा तो प्रांत, ठीक है, क्या आएगा, कहां से लेके चल रहे हैं, वही तो प्रांत है हमारा। तो प्रांत क्या है, z, क्योंकि z में से अवयवों को लेके चल रहे हो। ये हो गया प्रांत, क्या हो गया प्रांत, z के बराबर। पूरा लिख दो पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, ऐसे लिख सकते हो, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, या फिर z लिख के छोड़ दे, बात बराबर है। अच्छा मैं परिसर की बात करूं तो परिसर भी क्या प्राप्त होना है, z, ठीक है। सह प्रांत क्या है इसका, z, तो सब कुछ आपको z ही प्राप्त होना है, ठीक है। तो इसमें परिसर भी z आ रहा है, सह प्रांत भी z आ रहा है और प्रांत भी z प्राप्त हो रहा है। सब कुछ इसमें z प्राप्त होगा आपको, ठीक है। तो आपकी ये प्रश्नावली खत्म होती है 2.2। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शन पढ़ने वाले हैं, और मैंने कहा ना फंक्शन आपका इंपॉर्टेंट है +2 के लिए भी, तो उसे आप ध्यान से पढ़ेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप है ना, मुझे या फिर स्कूल में कोई भी इन्फॉर्मेशन या फिर कुछ आपको पूछना हो ना कभी, तो आप स्कूल में आ सकते हैं पूछने के लिए, ठीक है।